हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी का क्लास 7th का चैप्टर 7 पढ़ेंगे, जो है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन और संचार। ठीक है ना। ये जो चैप्टर है ये आपका सीटेट के सिलेबस में दिया गया है, तो हम इसको पढ़ेंगे आज। ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक। इसमें कुछ खास टेक्निकल बातें नहीं है, सिंपल सी है कि मानव ने कैसे बस्तियां बनाई, जैसे रहने के लिए घर बनाए, फिर परिवहन का कैसे शुरुआत हुई और संचार के बारे में। तो मानवीय बस्तियों में जो ये मानवीय पर्यावरण के अंदर ये 3 मेन पॉइंट से बस्तियां, परिवहन और संचार, तो इनको अब पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं बस्तियों से। ठीक है ना। बस्तियां वे स्थान है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। जैसे कि भाई बस्ती, हमने कहते बस्ती हो रखी है एक उस जगह। बस्ती का मतलब हो जाता है जहाँ बसाव हो जाता है लोगों का, जहाँ लोग आकर बसने लग जाते हैं। तो बसेंगे किस में भी, अपना घर बनाएंगे, है ना। तो वो बस्तियां हो गई, वे स्थान जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। अब शुरुआत से तो ऐसा नहीं है कि इंसानों ने सीधा ही घर बना लिया था। भाई जब शुरुआत में आदि मानव के बारे में हमने पढ़ा है, या प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों और गुफाओं में रहते थे। पहले क्या करते थे, पेड़ों पर रहते थे, फिर गुफाओं में रहते थे। एक जगह से उठ के दूसरी जगह, कभी दूसरे पेड़ पे चले गए, कुछ टाइम के लिए किसी गुफा में रहे, जैसे वहाँ खाना पीने का सामान उनको मिलता रहा, और फिर बाद में उन्होंने वो गुफा चेंज कर दी, बदलते रहते थे ना। तो इस तरह से स्टार्टिंग में मनुष्य क्या करता था, कोई उसका फिक्स ठिकाना नहीं था ना कि हाँ भाई एक ही जगह रहेगा, नहीं ना। बाद में उसने क्या किया, फसलें उगाना शुरू की। और फसलें कहाँ उगाई भाई, फसलें उगाने के लिए उसने क्या किया, नदियों के किनारे ढूंढे। नदियों के किनारे पर ही तो पानी मिल सकता था ना, वहीं उपजाऊ जमीन होती थी। क्योंकि जब नदियों में बाढ़ आती है तो अपने साथ क्या उपजाऊ मिट्टी लेके आती है ना, वो उसको मतलब कि वहाँ बिछा देती है। फिर जब पानी का स्तर, नदियों का स्तर कम हो जाता है, तो उसके नदियों के किनारों पर क्या खेती हो सकती थी, जिससे वो अनाज उगा सकते थे। तो अनाज उगाने लगे ना, अनाज उगाने लगे, उनको चारा भी मिलने लगा पशुओं के लिए, तो उन्होंने पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया। तो ऐसे क्या किया, बस्तियां जो थी वो एक स्थायी रूप लेती चली गई। ठीक है ना, फिर वो वहां बसने लग गए। ठीक है। तो इसमें यही बताया कि उन्होंने एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ। क्योंकि नदियों के निकट भी क्यों होता है, क्योंकि वहां उन्हें खाने पीने के लिए भी, अपने जो डेली यूज के लिए पीने के लिए पानी मिल गया। चलो पीने के लिए तो पानी कम यूज होता है, पर जो फसलें उगाई जाती हैं, पशुपालन किया गया उन्होंने, तो उसके लिए जो पानी चाहिए होता था वो तो उन्हें नदियों के नजदीक ही मिलता था। तो इसलिए नदियों के किनारों पर ही, नदी घाटियों में ही ज्यादातर बस्तियों का विकास शुरू हुआ था, क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था और भूमि उपजाऊ थी। ठीक है ना। व्यापार और वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। विनिर्माण होते हैं ये, जैसे कि उद्योग, व्यापार हो किया, वाणिज्य वाणिज्य और ये विनिर्माण, जैसे बनाने के लिए सामान चाहिए, को घर बनाने के लिए सामान, है ना। इन सब चीजों के लिए मानव बस्तियां बड़ी होती चली गई। के साथ साथ ही इन सब का, जब इन चीजों का विकास हुआ तो मानव बस्तियां भी बड़ी होती चली गई। लोग एक जगह आकर बसने लगे, जहाँ ज्यादा व्यापार हो सकता था, जहाँ ज्यादा काम मिलेगा, वहीं तो लोग आके बसेंगे ना ज्यादा। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी और सभ्यता का विकास होता चले गया। ऐसे ही फिर लोग थोड़ा सभ्य बनते चले गए, है ना। उनमें आपस में लेन देन, जैसे धीरे धीरे रीति रिवाज, धर्म, हर चीज का विकास होता चला गया। नहीं तो पहले कहते कि आदि मानव क्या करते थे भाई, जानवरों को मार लिया, कच्चा मांस खाते थे, ना कपड़े पहनते थे, है ना। सर्दी गर्मी से बचने के लिए बस गुफाओं में घुस जाते थे। तो धीरे धीरे जैसे आग का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, खेती करने लगे, इस तरह से वो सभ्य बनते चले गए। ठीक है ना। तो ऐसे इनको सभ्यताओं का विकास हुआ। जैसे आपको पता ही होगा, अपनी जो हड़प्पा सभ्यता है वो सिंधु घाटी, टिग्रिस, नील, हवांग ही नदियों के किनारे विकसित हुई है। तो जैसे कि नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता को बताते हैं कि भाई कहाँ विकसित हुई थी, नील नदी के किनारे, क्योंकि नील नदी के किनारे पर ही। तो मेनली जो सभ्यताएं हैं ना, वो कहाँ, नदियों के किनारे विकसित हुई हैं, क्योंकि वही नदियों के किनारे ही लोग इकट्ठ बसने लगे। जैसे 2-4 शुरू में 1-2 ने घर बनाया, भाई अपना टेम्परेरी जो भी झोपड़ी वगैरह बनाते थे, वहीं खेती करने लगे। धीरे धीरे चीज़ों से सीखते गए। जैसे आज भी हम धीरे धीरे विकास कर रहे हैं ना, आज भी देख रहे हो आप, नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, देखते जा रहे हो, नई नई चीज़ों का आविष्कार हो रहा है, नई नई मशीनें बन रही है, घरों में भी हर तरह का विकास धीरे धीरे बढ़ रहा है, हर चीज़ में विकास हो रहा है। ठीक है ना। जैसे कि तो उसी तरह से वहाँ उस टाइम भी जब जीरो से शुरू किया था, यानी उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने धीरे धीरे पहिए का आविष्कार हुआ, जैसे आग का आविष्कार हुआ, ऐसे ही धीरे धीरे उन्होंने घर बनाना शुरू किया, खेती करनी शुरू की, पशुओं को पालना शुरू किया। कच्चा मांस खाते थे वो पकाने लगे, या फिर अनाज होने लगा, सब्जियां उगाने लगे, फल उगाने लगे। उनको धीरे धीरे जैसे जैसे पता चलता गया ना, वैसे वैसे
वो सभ्य होते चले गए। और ये जो सभ्यताएं हैं नदियों के किनारे ज़्यादा विकसित हुई, क्योंकि जो जीवन जीने के लिए भाई जमीन आपको मिल गई, हवा मिल गई, और एक पानी जो मेन होता है वो मिल जाएगा। तो वो कहाँ मिलेगा भाई, जमीन तो नदी के किनारे भी होगी, हवा भी मिल जाएगी नदी के किनारे, पर पानी तो नदी के किनारे ही मिलेगा ना, स्पेसिफिक तो पानी के लिए वहीं जाना पड़ेगा। तो जो सभ्यताएं हैं वो कहाँ विकसित हुई, पानी के किनारे यानी नदियों के किनारे। ठीक है, अब बस्तियां, अब यहाँ बस्तियों को भाई दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। ये बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। स्थायी जैसे नाम से ही पता चल जाएगा भाई, स्थायी जहाँ परमानेंटली बस जाते हैं, और अस्थायी कुछ समय के लिए। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। ठीक है ना, जैसे घने जंगलों, गर्म और ठंडे रेगिस्तानों, पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियां बनाते हैं। ठीक है ना, और वो ऐसा क्यों करते हैं, जैसे पहाड़ों का एरिया है। अब पहाड़ी एरिया में क्या होता है, जैसे पहाड़ है तो लोग पहले गर्मी के टाइम में तो लोग ऊपर जाके रह सकते हैं, ऊपर अपना अस्थायी घर बना लेंगे, जैसे लकड़ियों से ऐसा टेंट वगैरह लगा के कुछ भी इस तरीके से, क्योंकि पहाड़ों पर गर्मियों के मौसम में ऊपर थोड़ा बहुत फल फूल भी लगते हैं या घास उगती है, कुछ भी होता है। ठीक है ना, और सर्दियों के मौसम में क्या होता है, यहाँ बहुत हार्श वेदर हो जाता है, बर्फ गिरती है तो लोग नीचे आ जाते हैं। गर्मियों में वो ऊपर आखेट करने भी जाते, जैसे कि शिकार वगैरह का किसी तरह से खाना इकट्ठा करना है, कुछ भी लगा लीजिए, और बाद में ठंड के मौसम में वो नीचे आ जाते हैं। तो ये आपका इस तरह से क्या होगा, ये अस्थायी बस्तियां होंगी। जैसे थोड़े समय के लिए कोई टेंट लगा लिया गया, वो क्या है अस्थायी, पर आजकल क्या है अस्थायी कम और परमानेंट ज़्यादा हो गई, स्थायी बस्तियां ज़्यादा है, अस्थायी अब नहीं है। पर बहुत से ऐसे एरियाज है, जैसे रेगिस्तान है, पहाड़ है, ठंडे एरिया है या बहुत ज़्यादा गर्म एरिया है, ऐसे घने जंगलों में कुछ समय के लिए किसी काम के लिए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो वहाँ जो बस जाके बसते हैं वो क्या होती है, आपकी अस्थायी बस्तियां होती हैं। ये बस्तियां क्यों बनाई जाती है, आखेट, संग्रहण, स्थानांतरण, कृषि, ऋतु प्रवास, इन सब के लिए। ठीक है ना, संग्रहण करने के लिए, किसी चीज़ का इकट्ठा करने के लिए गए हैं भाई, कुछ टाइम लगेगा, जंगलों में कोई दवाइयाँ जैसे कोई जड़ी बूटियां हैं या कोई फल वगैरह कुछ कर रहे हैं ऐसा काम, तो उसके लिए वो क्या करते हैं अभी, टेम्परेरी अपना टेंट हाउस लगा लिया या लकड़ी से कुछ छोटा सा ऐसा झोपड़ी टाइप घर बना लिया। उसमें क्या होता है, वो जो उस काम के लिए जाते हैं तो जैसे 2 दिन 4 दिन 1 दिन जैसे उनको स्टे करना पड़ता है, तो वो वहीं रुक जाते हैं उसके अंदर, और फिर बाद में वापस आ जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह की बस्तियां आजकल क्या है, अधिकांश बस्तियां स्थायी हैं, स्थायी बस्तियां। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं, जैसे हम लोग रहते हैं अब शहरों में है या गाँव में, हर जगह आजकल स्थायी बस्तियां हैं। इनमें क्या होता है, परमानेंटली मजबूत घर बनते हैं ना, सीमेंट से अपना अच्छा मजबूत लगा के, मतलब कि पिलर वगैरह डाल के मजबूत घर बनाते हैं हम, है ना। तो ये क्या आएंगे, हमारी स्थायी बस्तियों में आएंगे। ये अब एक स्टोरी दे रखी है, हमारे लिए कोई खास जरूरी नहीं है, बच्चों के बारे में बता रखे हैं। अब देखिए, अभी हमने 2 तरह की बस्तियां पढ़ी, ग्रामीण। अब हम ग्रामीण और शहरी पढ़ेंगे, जिसमें एक आ जाती है सघन। ठीक है ना, तो ग्रामीण और शहरी पढ़ेंगे। ग्रामीण बस्ती जहाँ गाँव में लोग रहते हैं वो ग्रामीण बस्ती होती है। गाँव में लोग क्या करते हैं भाई, कृषि करते हैं, मत्स्य पालन, मछलियों को पालते हैं, दस्तकारी है, पशुपालन है, तो ये सब कार्य करते हैं गांव के लोग। तो ये क्या करते हैं गांव में, फिर गांव में ये सब काम करेंगे तो उनको भाई पशु पालना है या मछली पालन है, कोई भी काम करना उसके लिए काफ़ी बड़ी जगह चाहिएगी। अब वो वहाँ काम करेंगे तो अपना घर भी वहीं बनाएंगे, है ना। तो गाँव के घर क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, गाँव के घर बड़े होते हैं, शहरों में घर छोटे होते हैं और एक से दूसरा घर सटा होता है। गाँव में थोड़ा डिफरेंस होता है घरों में, डिफरेंस भी जगह बड़ी है। शहरों के घरों में तो अगर एक घर में आवाज़ सांस भी लेना तो दूसरे घर में भी सुनाई दे जाती है, ऐसा होता है। छोटे छोटे घर होते हैं, पर गांव में अपना बड़े बड़े घर होते हैं ना। तो वो क्या होता है कि गांव में घर वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, जैसा वहाँ का काम, मतलब खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, है ना। पशुपालन करते हैं तो पशुओं के लिए जगह चाहिए, मत्स्य पालन कर रहे तो वो अपने उसके लिए भाई तालाब वगैरह, मछलियों का कुछ इस तरह से जुगाड़ करेंगे सिस्टम कि वहाँ वो मछलियाँ पाल सकें। तो ये सब क्या होता है, गांव के लोग, वहाँ की जो बस्तियाँ होती है वहाँ के एनवायरनमेंट के ऊपर होती है। और ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। प्रकीर्ण होती है बिखरी हुई, दूर दूर, और सघन, सघन यानी कि पास पास बसी हुई। तो सघन भी हो सकती है गांव में और प्रकीर्ण भी हो सकती है ना। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं, बहुत दूर दूर तक होते हैं, और ज़्यादातर पहाड़ी एरियाज में ऐसे घर मिलते हैं
ठीक है ना। प्लेन एरिया में तो क्या होता है भाई, काम ज़्यादा होता है, लोगों की संख्या भी, जहाँ लोगों को काम ज़्यादा मिलेगा, प्लेन एरिया है, यहाँ उद्योग धंधे लगाए जाते हैं, यहाँ खेती अच्छी होती है ना। मैदानी एरिया में तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, लोग बस भी काम के लिए लोग यहाँ आएंगे, तो यहाँ लोगों की जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी आपको। जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ जगह ऑटोमेटिक कम पड़ जाएगी, वहाँ घरों के लिए, रहने के लिए, और फिर उद्योग धंधे लग रहे हैं, खेती हो रही है, खेती की ज़मीन है, तो उसमें ऐसा थोड़ी है कि पूरे एक किले के अंदर घर बना के रह सकते हैं, या एक किला छोड़ दूसरे किले में बस गए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ऐसा क्योंकि यहाँ ज़मीन बहुत उपजाऊ है, यहाँ कोई उद्योग धंधा लग रहा है, या फिर आपको किसी तरह के कोई और काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, ज़मीन की रिक्वायरमेंट प्लेन एरिया में ज़्यादा होती है, और फिर लोग बाहर से भी लोग आके यहाँ काम करते हैं ना, तो यहाँ जगह कम हो जाती है, इसीलिए तो फ्लैट्स वगैरह बनाए जाते हैं रहने के लिए, है ना, शहरों में। तो क्या ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है, दो तरह की। पहले तो आ गई ग्रामीण और शहरी बस्ती, गांव का और शहरों का आपको पता चल गया। उसके बाद फिर दो टाइप की बस्तियां और बता दी इन्होंने, एक सघन और एक प्रकीर्ण। सघन वो होती है जो बहुत गहरी, एक तरह से मतलब कि पास पास घर बने हुए हो जहाँ जगह खाली ना छोड़ी जाए, और प्रकीर्ण वो होती है जहाँ एक घर कहीं दूसरा घर कहीं, पहाड़ी एरिया में तकरीबन ऐसी ही बस्तियां मिलती हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में क्या होते हैं, लोगों के घर दूर दूर फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है ना, और घने जंगलों में, अति विषम जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ की जलवायु वही रहने के लिए अच्छी नहीं होती है। पर क्या करे, हर कोई ऐसा तो नहीं है ना कि मैदान में आके रहने लग जाए और सारे जो पहाड़ी एरिया है या उनको सबको खाली छोड़ दे। नहीं, आपने देखा भी होगा जो प्लेन एरिया है अपना, तो यहाँ क्या है, ज़मीन महंगी होती है और पहाड़ी एरिया में ज़मीन सस्ती होती है ना। अब एक बार आप यहाँ देख लीजिए सघन बस्ती, जैसे कि वैसे तो आप सबको पता ही है, ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है ये, पर देख लीजिए सघन बस्तियाँ वो होती है जहाँ बस घर सटे हुए होते हैं, ठीक है ना। एक घर से अगर आवाज़ नॉर्मली भी आवाज़ बातें करते हैं तो दूसरे घर में साफ सुनाई दे जाती है, उनके घर के टीवी की आवाज़ अपने घर में, उनके घर की वॉशिंग मशीन की आवाज़ अपने घर में आप सुन सकते हैं। ये तो होती है सघन बस्तियाँ। और प्रकीर्ण बस्तियाँ ऐसी होती है जैसे कहीं कहीं दूर दूर कोई घर बना हुआ हो, किसी को बुलाना हो ना तो बहुत ज़ोर से आवाज़ लगानी पड़ती है, ठीक है। तो आपको पता चल गया सघन बस्तियाँ क्या होती है भाई, शहरों में और या गांव में भी हो सकती है और शहरों में भी हो सकती है। पर क्या है कि जो प्रकीर्ण बस्तियाँ होती हैं वो ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में, घने जंगलों में ही होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। हाँ भाई, पर्यावरण जैसा वहाँ का एनवायरनमेंट है वैसे ही तो घर बनाएंगे ना। जैसे अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाई जाती है। जिन स्थानों में वर्षा समय के मतलब कि वर्षा का जो जल होता है ना उसका जमाव होता है, जहाँ पानी भी ज़्यादा भर जाता है, तो वहाँ क्या करेंगे, फिर वो पानी घरों में भर जाएगा। भाई ऐसे भी एरियाज होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि लोग वहाँ के एरिया को छोड़कर कहीं और चले जाएं। भाई बसाओ तो जैसे वहाँ वो कुछ काम कर रहे हैं, बसे हुए हैं, वो इतनी जल्दी आसानी से हर कोई नहीं छोड़ के जा सकता ना। अपनी जो उनकी मातृ जमीन हो गई जहाँ वो रहते हैं, जहाँ वो पैदा हुए थे, उस जगह को वो छोड़ नहीं सकते। तो वो क्या करते हैं, वहाँ जहाँ बारिश ज़्यादा होती है तो भाई कुछ तो बेनिफिट होते हैं, बारिश ज़्यादा होती है तो कोई तो फसल, जैसे चावल की फसल अच्छी होगी, किसी तरह के बाग लगाएंगे या कुछ भी, तो वहाँ भी तो वो काम करते हैं ना। तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि भाई टेक्निक्स लगाते हैं। जैसे शुरुआत से मनुष्य ने भाई आग का आविष्कार किया, फिर फसल उगाने लगे, ऐसे करके विकसित होता चलेगा ना। नई नई भाई आइडियाज़ लगाए, और कैसे हार्श कंडीशन में भी इंसान मतलब कि अपना गुजर बसर कर सकता है ना। जैसे आप देखते हो कि सर्दी का मौसम होता है तो लोग क्या करते हैं, अभी सर्दी के कपड़े पहन लेते हैं, है ना। गर्मी के मौसम में कूलर पंखे एसी चला लेते हैं। उसी तरह से उन्होंने यहाँ टेक्निक्स लगाई कि घर जहाँ ज़्यादा बारिश होगी, पानी ज़्यादा भरेगा, तो उन्होंने घर स्टिल्ट मतलब पिलर्स लगा दी। किस चीज़ के, लकड़ियों के पिलर्स पर मकान बना लिया ताकि पानी नीचे रह जाए और वो ऊपर आराम से रह सके। और फिर पानी भरेगा तो वहाँ क्या होगा, ज़्यादा ये सांप वगैरह बिच्छू वगैरह ज़्यादा बाहर आ जाएंगे बिलों से, क्योंकि उनको धरती में रहने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी मिट्टी के अंदर। तो वो फिर क्या हो सकता है कि वो शायद उनके घरों में घुस जाए, तो इसलिए वो घरों को ऊपर बनाते हैं ताकि पानी का जमाव जहाँ होता है वहाँ उनके घर कहाँ होता है, ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्टील्स पर बनाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आ सकता है कि भाई पानी के जमाव जिस एरिया में बारिश ज़्यादा होती है वहाँ घर किस तरह के बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन में 2-3 तरह की टाइप्स दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए स्टिल्ट पर बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु क्षेत्र में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए, जहाँ भाई ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ ज़्यादा मोटी दीवार वाले घर होंगे, ठीक है ना, ताकि गर्मी अंदर ना जा सके। और छतें क्या होंगी, फूस की बनी होती है। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण मतलब कि घास फूस, ये सब यूज़ करके बनाए जाते हैं। अब ये तो गाँव की बस्तियों के बारे में थे भाई, सघन और प्रकीर्ण हो सकते हैं और किस तरह के घर आपको वहाँ मिल सकते हैं। अब आ जाते हैं नगरीय बस्तियाँ। अब नगरीय बस्तियाँ क्या होती हैं, नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियाँ होती है। भाई नगर होते थोड़े छोटे बोल देते हैं, शहर उससे बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। जैसे
तो नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में काम करते हैं। भाई नगरों में तो खेती बाड़ी तो करते नहीं है, है ना, वहाँ क्या करेंगे, निर्माण, व्यापार और सेवा के कार्य, जैसे आपका कोई जैसे कोई जो ये सिविल सर्विसेज हो गई, जॉब हो गई आपकी, ठीक है ना, ये और जैसे कि फिर निर्माण का काम, उद्योग धंधे हो गए, व्यापार हो गया, इस तरह के काम करते हैं ना शहरों में लोग। नगरों में तो वहाँ आपको उनको नगरीय बस्ती कहा गया। और नगरीय बस्ती क्या होती है भाई, नगरीय बस्ती सघन ही होती है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, तो इसलिए घर, वहाँ ज़मीन भी महंगी होती है और वहाँ घर जो होते हैं वो छोटे छोटे और पास पास बिल्कुल टच होते हैं। आपका भाई इस चैप्टर में जो ये बस्तियाँ थी वो तो कंप्लीट हो गया। अब आ जाते परिवहन पर। परिवहन लोगों और सामान क्या परिवहन होता क्या है भाई, ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यूज करते हैं ना। परिवहन में क्या करते हैं भाई, सामान हमारा जो पहले क्या करते थे, परिवहन कैसा होता था, पहले के टाइम में लोग पैदल चलते थे, पैदल यात्राएं होती थी। हमने पीछे चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि पैदल यात्राएं करते थे। तो पहले तो एक देश से दूसरे देश में आने के लिए भी पैदल यात्राएं करते थे व्यापारी, है ना भाई। अपने साथ एक खच्चर घोड़े वगैरह रख लेते थे, उन पे सामान लाद देते थे, कुछ पैदल चलते थे, कुछ उनके ऊपर भी बैठ जाते थे भाई, है ना। तो इस तरह से होता था परिवहन। पर जैसे जैसे हर चीज़ का विकास हुआ है, इंसान सभ्य बनता चला गया है, तो उसी तरह से उन्होंने अब वो आइडियाज़ तो हर जगह निकलते हैं ना, चारों तरफ फैलते हैं, विकास हो रहा है, नई नई टेक्निक्स लगाई जा रही हैं, नए नए भाई आविष्कार किए जा रहे हैं कि कैसे क्या सुविधाएं मिले। तो परिवहन में लोगों और सामान के आवागमन, परिवहन क्या होता है, लोगों और उनके सामान का आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा में बहुत अधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे, अपने साथ सामान ढोने के लिए पशुओं का यूज करते थे, ठीक है ना। पहिए की खोज, जब से पहिए का खोज हुआ है ना, तब से परिवहन आसान हो गया है। हाँ भैया, पहिए की खोज हो गई तो गाड़ी बना ली, गाड़ी को पशु खींच लेते हैं, गाड़ी पे कितना ही सामान रख लो, इंसान बैठ जाए, है ना। तो धीरे धीरे अब उस पहिए से पहले तो ऐसे स्टार्टिंग हुई, फिर बाद में ये अपना व्हीकल्स बनने लग गए, है ना, बस वगैरह, ट्रांसपोर्ट के सारे जो साधन ये बनने शुरू हो गए। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास हो गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। आज भी कई जगह ऐसे हैं, ऐसे एरिया जहाँ पर अपने व्हीकल्स नहीं जा सकते, दुर्गम एरिया जो है ना बिल्कुल ही, वहाँ। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल, ऊंट का उपयोग होता था। पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब तो फिर भी कम हो गया, पर फिर भी पहाड़ी एरिया जैसे है, रेगिस्तान है, ऐसे एरिया में क्या होता है, पहाड़ी एरिया में गधे खच्चर पे सामान, जैसे आप वैष्णो देवी जाते हो, पहाड़ी एरिया, वहाँ देखा तो वहाँ सामान के साथ साथ भाई इंसानों को भी, तो भाई जो नहीं ज़्यादा चल सकते, चढ़ सकते, तो वो भी तो वहाँ उस पर बैठ के जाते हैं ना, क्योंकि तो क्या हो गया, सामान्यतः गधे खच्चर का यूज होता है। ऊँट का उपयोग कहाँ होता है भाई, रेगिस्तान के अंदर, क्योंकि ऊँट को क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज नहीं बोलते। तो इस तरह से दक्षिण अफ्रीका में, जो दक्षिण अफ्रीका का पर्वतीय एरिया है ना, वहाँ पर लामा का उपयोग होता है। ये ध्यान रखिएगा, अब एक पॉइंट से यहीं से उठ सकते हैं कि जो दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत है, वहाँ पर लामा का उपयोग इसी रूप में होता है, जिस तरह हमारे देश में गधे, खच्चर, बैल का होता है भी सामान ढोने के लिए, ठीक है ना, पहाड़ी एरिया में। और तिब्बत में याक का उपयोग होता है, तिब्बत में याक का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में क्या होता था, बहुत अधिक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे, ठीक है ना, या तो वही समुद्रों से आते थे, या समुद्रों में जैसे उनके पास बोट वगैरह होती थी वहाँ उनसे, या थलीय मार्ग से, थलीय मार्ग यानी कि पैदल चल कर आते थे, या गधे खच्चर घोड़े अपने साथ ही लेके आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया, यानी और भी आसान बना दिया है हवाई यात्रा ने, अब और भी इजी हो गया, बहुत ही जल्दी आप पहुँच सकते हैं। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। तो इस प्रकार परिवहन आधुनिक साधन और ऊर्जा की बचत है, ठीक है ना, आधुनिक साधन, समय एवं ऊर्जा की बचत है। परिवहन से आज लोगों का समय बच जाता है, जहाँ 2-2 महीने में एक देश से दूसरे देश पहुँचते थे, वहाँ अब 6 से 8 घंटे में पहुँच जाते हैं, है ना। तो इस टाइम में आप कुछ भी और भी काम कर सकते हैं। आजकल टाइम की वैल्यू ज़्यादा हो गई है। अब परिवहन जो है, अब ये परिवहन वो भी 4 टाइप्स का जो उसको भी 3-4 तरह बांट दिया है, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग, ठीक है। सड़क मार्ग, एक मिनट से चल नहीं रहा, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत आ रही है। हाँ, कम दूरी यात्रा के सबसे अधिक उपयोग के लिए, कम दूरी, ये ध्यान रखिएगा,
कम दूरी के लिए सड़क मार्ग का यूज किस लिए होता है? कम दूरी की यात्रा, लंबे पे भी जा सकते हो आप, पर कम दूरी के लिए बहुत ही अच्छा है ये, कम दूरी के लिए, ठीक है ना। जैसे एक गांव से दूसरे गांव, छोटा सा आपको अपने पड़ोस के गांव जाना है तो आप सड़क से जाएंगे या ट्रेन लेंगे या फिर हवाई जहाज लेंगे या पानी की जहाज लेंगे, है ना। तो आप क्या करेंगे, कम दूरी के लिए जो हो गया नज़दीकी हमें कहीं जाना है तो हम उसके लिए सड़कों का यूज़ करते हैं, सड़क मार्ग का। सड़कें कच्ची पक्की दोनों तरह की हो सकती हैं मैदानी क्षेत्रों में। और सड़कें ज़्यादा इजी कहाँ होती है? सड़कें हो चाहे भाई ट्रेन हो, मैदानी क्षेत्रों में इनको बनाना बहुत आसान होता है। मैदानी क्षेत्र में प्लेन एरिया है, जल्दी से बन जाती है। पहाड़ों में पहाड़ों को तोड़ना पड़ता है, फिर ऊपर चढ़ रही हैं तो ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट ऊपर चढ़ा देंगे उसको, भाई पहाड़ के राउंड राउंड चारों तरफ घुमा के बनाई जाएगी, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। अब भाई मान लो ये पहाड़ है, अब इस पर हम सीधी सड़क नहीं चढ़ा सकते, हम इसको इस तरह से इसके घुमा घुमा के हम सड़क बनाएंगे। तो ऐसा बनाएंगे कि घुमावदार सड़क बनेगी, ऐसे घूम घूम के सड़क ऊपर जाएगी तब ऊपर पहुंचा जाएगा। तो कितना ज़्यादा तो हमें मतलब कि और ज़्यादा चलना पड़ेगा। एक तो डायरेक्ट इंसान सीधा चला जाए प्लेन एरिया हो तो, पर पहाड़ों में क्या होता है, यहाँ से शुरू करो फिर घूमते 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 सीधा तो चढ़ ही नहीं सकती है ना। बस वगैरह है, कोई भी आपका छोटी ज़्यादा बड़ी बस है तो वहाँ चलती ही नहीं है पहाड़ों में। तो छोटी बसें होती, मिनी बसें आपके टेम्पो के बराबर होती हैं समझ लीजिए, उसमें 10-15 मेंबर्स बंदे आ सकते हैं ताकि वो इजीली ज़्यादा ओवरलोड ना हो और इजीली चढ़ सकें। और डायरेक्ट तो कभी नहीं चढ़ाई जाती भाई, राउंड राउंड करके बनाई जाती हैं, ठीक है ना। कई बार सुनते भी हैं घाटियों वजह से मोड़ वगैरह पर उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है, खाई में गिर भी जाती, घाटियों में गिर भी जाती है ना बसें। तो इसलिए जो सड़कें हैं ना वो कहाँ ज़्यादा ईजी होती हैं, कहाँ बनाई? मैदानी क्षेत्रों। मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है भाई, एक जैसे कि अब ये एक जगह है ये दूसरी, तो यहाँ से हमने डायरेक्ट ऐसे बना दी बस सड़क। अगर पहाड़ पर ही ये एरिया होता है मैं ऐसे घूम घूम के बनानी पड़ेगी, है ना। तो सड़कें जो होती हैं वो मैदानी क्षेत्रों में बनाना ईजी होता है। सड़कें भी और ट्रेन्स भी, आपकी जो रेलवे है वो भी। मरुस्थल, वन और ऊंचे पर्वतों जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। बनी तो हुई हैं भाई, ऐसी तो बात नहीं बनी हुई है, पर बहुत कम है वो। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। बल्कि सबसे ऊंचा सड़क मार्गों में से मनाली और लेह राजमार्ग, आप इंडिया का याद रख लेना। मनाली और लेह राजमार्ग जो विश्व का सबसे ऊंचे सड़क मार्गों से एक है, विश्व में भी आ गया और अपना इंडिया में तो है ही फिर ये। भूमिगत सड़कों जैसे भूमि के अब अंडरग्राउंड भी बनाई जाती है, उनको क्या कहते हैं? सबवे। ये ध्यान रखें, भूमिगत मार्ग को सबवे कहते हैं। और जो ऊपर बनाए जाते हैं हाईवे या फ्लाईओवर्स। उत्थित संरचनाओं, उठी हुई संरचनाओं के ऊपर जो बनते हैं ना, उठी हुई से, जैसे ट्रेन के अब कोई ट्रेन लाइन जा रही है, रेलवे की लाइनें हैं तो उनके ऊपर से अब दिक्कत होती है तो क्या होता है, फ्लाईओवर्स बना देते हैं, है ना। या फिर किसी ट्रेन को ऊपर से गुजार देते हैं, नीचे से सड़क निकाल देते हैं तो ये फ्लाईओवर हो जाता है। सबवे वो होता है जो सड़क के नीचे से बनाया जाता है, अंडरग्राउंड बनाया जाता है, वो सबवे हो जाता है। हाईवे यानी कि जो ऊंचाई से, जो आपका जो लेवल है आपकी अर्थ जमीन का, उससे ऊंचा बनाया जाता है, वो हाईवे हो जाता है। तो इस तरह से सड़कें बनी हुई होती हैं। अब आ जाते हैं रेल मार्ग पर। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। जो रेलवे होता है ना, उस सड़कों से कम खर्चे में होता है। आपने देखा भी होगा कि बसों की टिकटों के बजाय हमारी ट्रेन की टिकटें जो होती है वो सस्ती होती है ना। तो क्या होता है, रेल मार्ग जो है वो तीव्र भी होता है बसों से, और कम खर्चे में लोगों का आवागमन वो भारी सामान को ढोने का काम करता है। वाष्प के इंजन की खोज और औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन में तीव्र विकास किया है। स्टार्टिंग में तो भाई पहले भाप वाले इंजन थे, वाष्प के इंजन है जो भाप वाले इंजन बोलते हैं वो। उसके बाद क्या हुआ, परिवहन बल्कि औद्योगिक क्रांति हुई है। जैसे जैसे भाई नए आविष्कार हो रहे हैं, नई खोजें हो रही हैं, टेक्निक्स आ गई हैं नई नई, तो उससे क्या हो गया है, अब जो हमारे जो रेलवे के इंजन है वो डीजल और बिजली विद्युत यानी कि बिजली से चलने लग गए हैं, ठीक है ना। और वाष्प के इंजन तो अब है ही नहीं, बस कोई एक दो वो भी एक तरह से दिखाने के लिए या म्यूजियम के लिए इस तरह से रख लिए ट्रेनें, है नहीं इतनी खास। अब तो और भी सुपर फास्ट रेलगाड़ियाँ चल रही हैं, जैसे आपकी वंदे भारत आ गई है ना। तो ये और भी ज़्यादा सुपर फास्ट है, बहुत ही तीव्र हो गई है। मैदानी मार्गों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। जैसे सड़कें मैदानी मार्गों में बनाना ईजी है ना, वैसे ही ट्रेन्स के लिए जो ये लाइनें बिछाते हैं तो वो भी मैदानी एरिया में ज़्यादा ईजी होता है उनका काम करना। पहाड़ों में बहुत दिक्कत आती है, पर बनाया तो जा रहा है, अब भी धीरे धीरे पहाड़ों की तरफ भी बढ़ रहे हैं लोग, भाई ट्रेनें बन रही हैं, पर उतना नहीं है जितना कि मैदानी एरियाज में है। उन्नत औद्योगिकी कौशल से, मतलब कि प्रौद्योगिकी होता है आपका, जैसे कि नई नई
टेक्निक्स लगा के प्रौद्योगिकी में विकास हो रहा है, तो उससे क्या कर रहे हैं कि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, ऐसी पहाड़ी एरिया जहाँ जाना बहुत ही मतलब कि संभव नहीं है, वहाँ के लिए भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, कोशिशें चल रही हैं वहाँ भी, ठीक है ना, नई नई तकनीकों को यूज़ करके। लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है, अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, पहाड़ों में इतनी ज़्यादा ट्रेनें नहीं पहुँची हैं अभी। भारतीय रेल मार्ग का जाल भली भांति विकसित है, ये तो है भाई, एशिया में जो भारतीय रेलवे है ना वो सबसे बड़ा है। भारत में बड़ा का मतलब ये नहीं उसका अभी लेंथ बड़ी है कुछ, क्योंकि भारत में जो है ना वो ट्रेन हर जगह पहुंची हुई हैं। तो एशिया में अदर कंट्रीज़ में इतना डेवलपमेंट ट्रेन्स मतलब कि एक शहर देश के अंदर इतना विकास नहीं हुआ है कि हर जगह, जैसे कि हमारे यहाँ हर कोने में ट्रेन पहुँच सकती है उसी तरह। तो वो बताया गया है कि भारतीय रेल मार्ग का जाल भली भांति विकसित है, एशिया में सबसे बड़ा जाल है। यहाँ सबसे बड़ा जाल का मतलब है कि आपकी ये ट्रेनें इंडिया में हर जगह बिछी हुई है, हर जगह, ऐसा नहीं कहीं भी आप इंडिया में जो है ट्रेनों से जा सकते हैं, ऐसा हर जगह पॉसिबल, हर कंट्री में, मतलब कि एशिया में जो और कंट्रीज़ है ना और देश है उनमें हर जगह है, तो वहाँ भी, पर इतना विकसित नहीं है जितना अपने इंडिया में है, ठीक है ना। तो भाई अब आपका रेल मार्ग भी हो गया। अब ये देखिए, ये दिखाया गया है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, याद रखिएगा। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग क्या है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। और ये कहाँ से, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक है, ठीक है ना, व्लादिवोस्टोक तक जाता है। यहाँ इसमें देखिए थोड़ा सा अब ये ब्लर हो रहा है, अभी दिखाई नहीं दे रहा, बाकी ये दिख रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू होता है और फिर ऐसे करके ऐसे हर जगह यहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कहाँ है भाई, आपके रूस में है। अब आ जाते हैं जल मार्ग पर। आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग होता था, ठीक है ना। तो भाई अधिक दूरी, अब ये कह रहे प्रारंभिक समय में, शुरू में भी होता था भाई, बताते हैं वास्को डी गामा भारत कैसे आया था, पानी के रास्ते आया था, तो तैर के तो आया नहीं होगा, है ना। तो वो क्या था, अपनी बोट वगैरह कुछ लेके आया था ना, उसी में आया था। तो वही है कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग उपयोग किया जाता था, अधिक दूरी, ज़्यादा दूरी के लिए। अब जैसे अपना इंडिया है, इंडिया से लेके आपको कई ऐसे देश हैं जहाँ जाने के लिए ना तो आप सड़क बिछा सकते हो, क्योंकि मैदानी एरिया है ही नहीं, समुद्र लगे हुए हैं हर जगह, है ना। जैसे अमेरिका जाना है तो वहाँ बीच में कोई सड़क है ही नहीं कि हम वहाँ से जा सकें, क्योंकि मैदानी एरिया ही नहीं है। तो वहाँ हम जाने के लिए क्या करेंगे, या तो हवा एयरवे से जाएंगे या वाटरवे से, पानी के रास्ते से जाएंगे। तो अभी हम जल मार्ग को पढ़ रहे हैं तो इसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, फिर एयरवे जो होता है वो थोड़ा सा खर्चीला ज़्यादा होता है, उसमें खर्चा ज़्यादा आता है, और अपना आपका जो जल मार्ग है वो क्या है, सस्ता पड़ जाता है। तो ये क्या है, अधिक दूरी। अब वो नज़दीक कम दूरी के लिए आपको पता है सड़क मार्ग अच्छा था, और अधिक दूरी के लिए भारी और बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। क्योंकि आप जो शिप्स होती है कितनी बड़ी बड़ी होती हैं, पूरा एक होटल का होटल होती है ना, कितनी बड़ी बड़ी शिप्स होती है, उसके अंदर आप कितना ही सामान, कितने ही लोगों को एक साथ ले जा सकते हैं ना। तो आप इतना सामान इतनी लोगों को हवाई जहाज़ में ले जा सकते हैं, और वो तो बहुत महंगा भी पड़ता है ना। आप बसों में ले जा सकते हैं, कम से कम ट्रेन्स भी आपकी 5-6 ट्रेन्स में जितने लोग आएंगे ना, उतने बंदे आपके उस शिप में, या उतना सामान आपके उस शिप में आ सकता है। तो जल मार्ग क्या है, सबसे सस्ता पड़ता है। और बहुत दूर जाने के लिए, या ऐसी जगह जहाँ आपको भाई सड़क और रेल लाइनें बिछी ही नहीं हुई हैं, तो वहाँ जाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, समुद्री मार्ग को यूज़ करते हैं ना, जल मार्ग को। जल मार्ग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अंतर्देशीय जल मार्ग। अंतर्देशीय जैसे कि देश के अंदर, नाम से ही हमें पता चल जाएगा अंतर्देशीय जल मार्ग, और समुद्री मार्ग। और समुद्री मार्ग वो कहा गया भाई, देश के अंदर तो समुद्र होते नहीं होते ना, समुद्र तो बाहर है। तो समुद्री मार्ग वो होगा जब हम एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए यूज़ करेंगे समुद्री मार्ग। और अंतर्देशीय मार्ग वो होगा जो हम अपने देश के अंदर ही, जो झीलें हैं, नदियाँ हैं, उनसे, ठीक है ना। जैसे एक झील है, उससे 2-3 जगह है, 2-3 एरियाज कनेक्टेड हैं, तो एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए हम इसी को यूज़ करेंगे, तो अंतर्देशीय जल मार्ग। तो अभी देखिए, नाव्य नदियों, झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जल मार्गों के लिए होता है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जल मार्ग है, जैसे अपने इंडिया के अंदर है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है ना। तो गंगा नदी जहाँ से आती है, हम पढ़ते हैं, हम मैप में देखते हैं छोटी सी दिखाई देती है, पर गंगा नदी बहुत बड़ी है भाई। और जो ब्रह्मपुत्र नदी वो भी, तो उसमें
अब एक तो सस्ता पड़ जाएगा सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, तो उसमें बोट्स हैं, बड़ी बड़ी बोट्स से एक जगह से दूसरी जगह, या एक मतलब कि उसके पार जाना हो, दूसरी तरफ जाना हो, तो बोट्स का यूज़ किया जाता है सामान ले जाने में भी और लोगों को ले जाने में भी, ठीक है ना। तो इंडिया में क्या हो गया, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या है, एक अंतर्देशीय जलमार्ग है। क्वेश्चन कैसे भी उठ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। अंतर्देशीय जलमार्ग जो देश के अंदर यूज होते हैं, जिन मतलब कि जल मार्गों से आप एक अपने ही देश में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या एक शहर से दूसरे शहर में, या एक नदी के किनारे से दूसरी किनारे पर, या दूसरी जगह आप आसानी से सामान ले जा सकते हैं, आप खुद जा सकते हैं उसके अंदर, मतलब कि बोट्स वगैरह को यूज़ करके। तो ये तो हो जाएगा आपका अंतर्देशीय जलमार्ग। अब इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या है आपका, अंतर्देशीय जलमार्ग, ध्यान रखिएगा। उत्तर अमेरिका में ग्रेट लेक क्या अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए यूज होती है, भाई देश के अंदर ही, उत्तर अमेरिका में भाई एक ही उसके अंदर यूज करते हैं। अफ्रीका में नील नदी। अब जो नील नदी है वो कितनी सबसे लंबी नदी है अफ्रीका की, तो अफ्रीका के जितने भी देश हैं, या हाँ जितने भी देश हैं या जो भी स्टेट्स उस पर नदी के किनारों पर हैं, तो क्या होता है वहाँ बहुत इजी हो जाता है उनके लिए ये नदी का मार्ग, क्योंकि नदी का पानी का फ्लो होता है, फ्लो की तरफ चलो, जैसे आपकी बोट फ्लो की तरफ जा रही है तो आपको ऊर्जा बच रही है ना, आपका फ्यूल कम लगेगा उसमें, और ये उसमें एक साथ आप ज़्यादा सामान ले जा सकते हो बोट के अंदर, ज़्यादा लोगों को ले जा सकते हो, है ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। अंतर्देशीय देश जो अंतर्देशीय मार्ग है जल मार्ग, उसके अंदर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, अमेरिका का ग्रेट लेक और अफ्रीका की नील नदी को बताया गया है, तो इनका थोड़ा सा पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अब आ जाते समुद्री और महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, भाई लेके तो क्या जाएंगे, भाई सामान ही जाएगा, माल जाएगा और इंसान जाएंगे, है ना। भाई ह्यूमन बींग्स और भाई जानवरों को भी ले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर इनका यूज़ कब होता है, एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए, इसलिए इन्हें समुद्री या महासागरीय मार्ग कहा जाता है। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते, पतन का मतलब हो गया या बंदरगाह, ठीक है ना, या तो बड़ी बड़ी बंदरगाहें होती है, एक तो प्राकृतिक बंदरगाह बनी होती है और कुछ अपने सुविधा के लिए बना ली जाती हैं। तो एशिया में सिंगापुर और मुंबई, एशिया के अंदर है ये सिंगापुर और मुंबई बंदरगाह मेनली बताई गई ये पतन, ठीक है ना। और उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स, ये उत्तर अमेरिका की बंदरगाह पतन है, ये ध्यान रखिएगा। तो उत्तर अमेरिका के पतन हो गए आपके लॉस एंजल्स और न्यूयॉर्क, और एशिया में आपके सिंगापुर और मुंबई की बंदरगाह आ गई। दक्षिण अमेरिका में रियो डी जिनेरियो और अफ्रीका में डरबन और केप टाउन, तो ये बंदरगाहों के नाम दिए गए हैं। दक्षिण अमेरिका के आपकी रियो डी जिनेरियो और अफ्रीका की आपकी डरबन और केप टाउन, ठीक है ना। और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया की जो बंदरगाह है उसका नाम है सिडनी, और यूरोप में लंदन। तो ये ध्यान रखिएगा, इनको पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी उठ सकता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एशिया में सिंगापुर और मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर और दक्षिण अमेरिका अलग अलग है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी आप दक्षिण अमेरिका आ जाए तब भी यही लगा दो। और दक्षिण अमेरिका में रियो डी जिनेरियो, अफ्रीका में डरबन, केप टाउन और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। ये क्या है आपकी बड़ी समुद्र मार्ग है, बड़े पतन है, ये पतन बंदरगाह है जो समुद्री मार्गों में यूज होती है, महासागरीय मार्गों में, ठीक है ना, अंतर्देशीय मार्गों में नहीं। अब आपका जल मार्ग हो गया कंप्लीट, ये आ गया वायु मार्ग 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित मतलब कि ये ज़्यादा हमारा 20वीं सदी की स्टार्टिंग में शुरू हुआ था, और ये सबसे तेज है, पर ये क्या है, महंगा भी है। जितना तेज है ना उतना ही महंगा है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण ये सर्वाधिक महंगा है। हमने जितने भी अब तक मार्ग पढ़े, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, सबसे महंगा हमारा वायु मार्ग है, ठीक है ना। वायु यातायात, खराब मौसम, कोहरे जैसे और तूफान से कुप्रभावित होता है। अब इस पर इफेक्ट भी पड़ता है, भाई मौसम खराब है, भाई जो हमारे एरोप्लेन्स हैं वो कहाँ जाएंगे, हमारे हेलीकॉप्टर एरोप्लेन्स तो ऊपर आकाश में ही तो उड़ेंगे ना। अगर मौसम खराब है, बादल हो रखे हैं, बारिश हो रही, कोहरा है, तूफान आ रहा है, तो ऐसे में इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं, और ये महंगे भी हैं। ये यातायात का एक अकेला ऐसा साधन है जो दुर्गम और दुरूह स्थानों पर पहुंच सकता है। भाई ऐसी जगह जहां पर पहुंचना नामुमकिन हो ना, उन जगह पर ये साधन हमें ले जा सकते हैं। जैसे बाढ़ आ जाती है, बाढ़ वाले एरिया में क्या करते हैं, पानी पानी भरा होता है, अब रेस्क्यू टीम जाती है बचाने के लिए, तो क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर्स लेके जाते हैं ना हमारे सोल्जर्स वगैरह, या खाना पहुँचाना है वहाँ, अगर पानी भरा हो तो भाई अंदर जाओगे कैसे, आप भी बाढ़ में फंस जाओगे। तो क्या करते हैं, हम हेलीकॉप्टर से खाना पहुँचाते हैं, ड्रोन्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो इस तरह से सड़कें, रेल मार्ग, विशेष रूप से जहां सड़क और रेल मार्ग नहीं है वहां हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों पर संकटकालीन स्थिति में लोगों को बचाने के लिए भोजन, जल, कपड़े, दवाई बांटने के लिए इनका उपयोग करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया।
तो कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन है दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और काहिरा। ये आपके नाम बताए हैं किनके, हवाई पतन। ये आपके एयरपोर्ट्स के नाम बताए हैं, जैसे दिल्ली है, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और काहिरा। अब ये आपका आ गया भाई संचार। संचार के बारे में पढ़ लेते हैं। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया। संचार होता है क्या है भाई, कम्युनिकेशन हम जिसको बोलते हैं भाई, एक बात को दूसरी जगह भाई, सूचना के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ कह के मैसेज ही तो देते हैं ना, तो हमारा एक मैसेज एक से दूसरी जगह पहुंचता है, उस प्रक्रिया को ही संचार कहा गया है। तो तकनीकी विकास के साथ साथ, पहले आप एक बात सोचिएगा, पहले जब इन चीज़ों का विकास नहीं हुआ था तो संचार कैसे होता था। पहले तो लोगों को बोलना भी नहीं आता था, है ना। बोलनी भी तो संचार का माध्यम है, हमारी जो भाषा है वो क्या संचार का माध्यम है। अब मुझे दुख तकलीफ है तो मैं बोल के ही तो रिएक्ट करके बताऊंगी ना कि मुझे दर्द हो रहा है, ठीक है ना, या मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ है। तो बोली क्या हमारे संचार का माध्यम, स्टार्टिंग में शुरुआत हुई बोली से, उसके बाद हम जैसे अब हमें अब बताना तो आ गया, उसके बाद क्या किया हमने, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जब टेक्निक्स नहीं थी ये सभी, तो कबूतरों का यूज़ होता था, है ना। 1 मिनट आपको यहाँ दिखा देती हूँ, इसमें दिखा रखा है, देखिए यहाँ ध्यान से। यहाँ पहले बोल के, अब हमारी भाषा का विकास हो गया, फिर एक मैसेज दूसरी जगह पहुंचे, भाई भाषा का तो विकास हो, कैसे पहुंचे, तो कबूतर वगैरह का यूज़ करके पहुंचाते थे। फिर आपका थोड़ा और विकास हुआ तो लेटर बॉक्स, ये पोस्टमैन चल गए भाई, लेटर डालने लग गए, है ना। फिर और ज़्यादा विकास होता चला कि भाई आदमी विकसित हो रहा है, रोज़ नई नई चीज़ें सीख रहा है। पीछे हमने पढ़ा, हम देखते आ रहे कहाँ से हम कहाँ पहुँच गए, और आगे देखिएगा अभी कहाँ से और कहाँ पहुँच जाएंगे। तो न्यूज़पेपर और रेडियो, इनका विकास हो गया। अब उसके बाद, और आज के टाइम में तो आप देख ही रहे हो, टीवी, फ़ोन या आपके कंप्यूटर्स हैं, ठीक है ना, सैटेलाइट्स वगैरह, इन सब का यूज़ विकास हो गया। तो ये क्या कम्युनिकेशन के लिए तो हो रहा है ना, संचार के साधन है ना, एक जगह से मैसेज को दूसरी जगह। आज विदेशों में लड़ाइयाँ हो रही है, वहाँ का लाइव टेलीकास्ट हम यहाँ देख सकते हैं, है ना। जैसे यूक्रेन का देखा था सबने, तो हमें मिनट सेकंडों में लगा लो, सेकंडों में पता चल जाता है। वरना पहले क्या होता था, लोग लेटर लिखते थे, पहुँचने में टाइम लगता था। तो वो जितना विकास हो रहा है उतना ही हमें सुविधाएं मिलती जा रही हैं। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व की सूचना में क्रांति आ गई है भाई। एक देश की न्यूज़ जल्दी से दूसरे देश में आ जाती है, स्टेट या अपने देश की तो बात ही छोड़िए, दूसरे देशों की न्यूज़ भी तुरंत पहुंच जाती है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। एजुकेशन को भी देख लीजिए अभी, ये संचार के साधनों से ही तो अभी फ़ोन है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, तो आप लोग देख रहे हैं ना कितनी सुविधाएं होगी। वरना पहले सिलेबस तक नहीं पता चलता था हम लोगों को। तो वही बात है, समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। जनसंपर्क माध्यम मतलब मास मीडिया। सैटेलाइट से संचार में, अब सैटेलाइट आने से ज़्यादा तीव्रता आई है संचार के साधन में, ठीक है ना। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम का पूर्व अनुमान, आपदा की पूर्व चेतावनी आदि के बारे में सैटेलाइट से सहायता मिल गई है, ठीक है ना। अब पता चल जाता है, जैसे साइंटिस्टों या जैसे भी ये आपके जियोलॉजिस्ट हैं, जो भी इनको पता चले भूकंप आने वाला है या किसी तरह की सुनामी उठने वाली है, अब उनको 2-3 घंटे का टाइम होता है। अगर लेटर्स से बताया जाए या किसी तरीके से बताया जाए तो 2-3 दिन लग जाएंगे, है ना। पर अब क्या होता है, अब ये जो अब इतनी तकनीकी विकास हो गया, सैटेलाइट से हमें सेकंडों में हमें पता चल जाता है भूकंप आने वाला है, तो लोग पहले ही सचेत हो जाते हैं, अपनी सेफ्टी की व्यवस्था कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेलुलर फ़ोन यानी आपके मोबाइल फ़ोन वगैरह से बेतार बिना किसी कनेक्शन के हम बातें कर सकते हैं। आप लोगों को याद होगा, आज से 10-15 साल पहले शायद ही किसी के पास मोबाइल होते थे, हाँ लैंडलाइंस होते थे, है ना, वो भी किसी किसी घर में। पर आज एक ही घर में 5-5, 4-4, मतलब कि हर बंदे के पास फ़ोन है। पहले किसी किसी घर में बाइक्स होती थी, साइकिल्स का यूज़ होता था। आज हर घर में, अगर 5 मेंबर हैं और पाँचों बाहर जाते हैं तो सबके लिए बाइक, स्कूटी, गाड़ी, हर चीज़ मिलेगी। 2 से 3 तो एवरेज हो चुका है, हर घर के अंदर मिलेगी। ऐसे ही 2 से 3 फ़ोन हर घर के अंदर। फ़ोन तो जितने मेंबर हैं घर में उतने ही फ़ोन हैं आज के टाइम में, है ना। तो ये हमारा क्या विकास हो रहा है ना, धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। पहले हम 0 से स्टार्टिंग की और हम कहाँ पहुँच चुके हैं। अच्छा, अभी देखिए, इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना और परस्पर समीपता ही नहीं मिली, अपितु इससे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी हो गया है। अब हम घर बैठे रेल, हवाई जहाज और सिनेमा या होटल तक के टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। अब सारे आप बिल भरना होता है, पहले लाइनों में लगते थे, अब ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है। मूवी की टिकटें, असल में तब लोग मूवी देखने नहीं जाते, बहुत कम जाते हैं। सब कुछ ऑनलाइन घर या इस पे अमेजन पर, इन पर नेटफ्लिक्स पर, हॉटस्टार, आप हर न्यू जैसे रिलीज होती है पहले आप यहीं घर ही बैठे देख लेते हो।
तो हर काम इजी हो गया है। पेमेंट्स करनी, अब बैंकों के चक्कर लगाने बंद हो गए, है ना, ATMs यूज़ करने लग गए। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये क्या है, तकनीक का विकास हो रहा है। तो संपूर्ण विश्व इस प्रकार लोगों के बीच, लोग एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से संपर्क संभव होने का कारण आज हम एक वृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहा है। यानी ग्लोबलाइजेशन जिसको बोलते हैं ना भाई, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए हैं हम, सभी देश सभी लोग आपस में कनेक्टेड हो गए हैं। ये आपका ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, संचार के माध्यम से ज़्यादा हुआ है ना, सैटेलाइट्स इंटरनेट से को यूज़ करके। तो भाई आज का आपका टॉपिक होता है क्लियर। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर आपके आसपास कोई भी सीटेट की तैयारी कर रहा है तो उनको ये मेरे जो चैनल है इसको शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।